जो परसों हम लोगों ने सीखा था कर लिया आप लोगों ने? सर 2 10 kg, वो 2.10 kg मतलब ऐसे समझिए ना, वो 2 पॉइंट लिखना चाह रहा था, वो डैश लगा दिया। जैसे 2.5, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन। जो 50 से लेके 500 ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, वो उतना से उतना कोई ऑप्शन नहीं है, वो डॉट के जगह पे ना डैश लगा दिया भूल से, ठीक है ना क्वेश्चन में। तो 5.5 किलो, 2 किलो 10 ग्राम ऐसे ऐसे है। ओके ना, समझे? जो मैं बता रहा था याद होगा, 3 डेसिमल पॉइंट लेके चलना होगा। आज मैं सिखाने की कोशिश करूंगा जीएसटी। जीएसटी का थ्योरी पोर्शन रहेगा, मे बी। बताएं, जीएसटी के लेकर अब हम परचेज और सेल करेंगे, क्योंकि अब जनरली जितना भी सामान हम लोग खरीदते या बेचते हैं, सब पे क्या लगता है? जीएसटी लगता है। तो अब हम जीएसटी को लेकर ही टैली को आगे बढ़ेंगे। ओके, चला जाए। जीएसटी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जीएसटी टैक्स आया क्यों, पहले हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है ना। पहले का टैक्स कैसा था, वो आज का टैक्स क्यों लगा, जीएसटी क्यों आया। तो जीएसटी जो आया, इसका पूरा नाम हम लोग को पता है क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब गुड्स और सर्विसेज पे जो टैक्स लगता हो, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सामान पर भी और सर्विस पर भी जो लगने वाला टैक्स है, उसी को कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर है? इसको थोड़ा सा मैं ऐसे घुमाकर, ये थोड़ा तेज सा हो गया है, ऐसे। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। तो गुड्स पे भी लगेगा और सर्विस पे भी लगेगा। सवाल ये उठता है कि जीएसटी आया क्यों, जीएसटी को लाया क्यों गया। तो इसको लाया गया तो कहा गया वन नेशन, मतलब एक देश, नेशन वन टैक्स, यही नाम से कहा गया। फेमस है ये डायलॉग। मतलब एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। इसको लाया भी कब गया, आपको पता होना चाहिए कब लाया गया था। किसी को पता है? चैट में लिख के बताइए। 1 तारीख 1 जुलाई 2017 में इसको लाया गया। सही है। अब सवाल उठता है लाया क्यों गया। मेरा पहले से, सबसे पहले से यही सवाल मैं पूछ रहा हूं। तो सवाल ये है, देखिए ध्यान से। जीएसटी जो टैक्स लाया गया, इसलिए लाया गया, मान लीजिए, सामान को समझिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक सामान है, टीवी है। टीवी है 10,000 का, मैन्युफैक्चरर ने इसको बनाया। अब ये गया यूपी में। कहा गया? यूपी में। तो यूपी में लगा वैट टैक्स। याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी वो था वैट। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग टैक्स लगाता। तो यूपी वाले ने इस पे लगाया 15%। तो अगर इसका 15% की मैं बात करूं, तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा? 1500। मतलब 10,000 का टीवी है, ध्यान से समझिएगा, और उस पर 1500 रुपए क्या लग गया? टैक्स। तो ये सामान कितना हो गया? 11,500 का। लेकिन यही टीवी गया एमपी में, और एमपी वाले ने अपना वैट 18% लगाया। जो उसने टैक्स लगाया, क्या लगाया? वैट 18%। तो यही 10,000 और इसका 18% हो गया कितना? 1800। तो ये सामान कितना हो गया? 11,800 का। तो यहां पे देखिए वही सामान है, बस स्टेट चेंज होने से उसकी प्राइस भी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो यहां पे क्या था कि हर स्टेट पे सेम सामान का अलग अलग रेट में मिलने का पॉसिबिलिटी था, पहले जब क्या है, जीएसटी नहीं आया था, वैट टैक्स चलता था। ठीक है। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि एमपी में कोई भी बंदा क्या करेगा कि यहां से जाकर, यूपी से जाकर थोक में 2-4 सामान उठा लेगा 1500 में ही, मान लीजिए इतना ही में उठा लेगा 11,500 में। और यहां आकर विदाउट बिल, देखिए जब बिल देगा बंदा तो उसको 11,800 में बेचना है, और अगर विदाउट बिल किया तो हम 11,600 में ही बेच देंगे सामान, 100 प्रॉफिट लेकर।
मतलब यहां से हम सस्ता में सामान उठा के यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और कम में दाम में बेच देंगे। तो जो यहाँ के नेक ईमानदार व्यापारी होंगे जो बिल के साथ काम कर रहे थे, उनको क्या होगा कि सामान नहीं बिकेगा, क्योंकि उनका सामान महंगा है। किसके वजह से? वैट टैक्स की वजह से। और यहाँ पर क्या है, वैट टैक्स कम है तो यहाँ पे सामान सस्ता है। तो जो इलीगल काम करना चाहते थे कि यहाँ से सस्ता सामान उठाकर यहाँ आके बेच देते थे। तो इस तरीके से हर स्टेट पे अलग अलग परसेंटेज के होने की वजह से अलग अलग प्राइस हो जाता था एक सेम सामान का। तो इसीलिए आया जीएसटी। क्या किया कि एक देश एक टैक्स, अगर 15% जीएसटी यहां है तो 15% जीएसटी यहां भी होगा, कहीं अलग नहीं होगा। क्लियर? समझ आया क्यों आया हम लोग का जीएसटी? वैट टैक्स समझ आया पहले कैसे चलता था टैक्स? क्लियर ना? मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। वीडियोस देख के एक बार नोट्स आप लोग जरूर क्लियर करिएगा। ठीक, सबसे पहली बात मिटा दो। जो हम लोग के टैक्स चलते थे ना, जहां भी डाउट होगा आप लोग रोकने के लिए ऐसे रेज हैंड कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे बात करूंगा। जहां भी हम लोग के टैक्स चलते थे, टैक्स गवर्नमेंट लेती क्यों थी? सवाल ये है। तो टैक्स गवर्नमेंट हम लोग से लेती है हमारे ही फायदे के लिए, मतलब हमसे टैक्स लेके हमारे ही ऊपर खर्चा करेगी। तो ये दो तरीके से लेती थी। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है हम लोग का क्या चीज, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पे करते हो, कोई बीच में मीडिएटर नहीं है, तब उसको डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। जिसमें हम लोग का आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हम डायरेक्टली पे करते हैं अपना इनकम टैक्स। और इसी में आता है एक वेल्थ टैक्स। वेल्थ क्या होता है? प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। आपकी जितनी ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी होगी उस पर भी टैक्स देना पड़ता है। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट। जो पहले चलता था, पहले था वैट, जो कि अभी भी चलता है, वैट, और यहाँ पे एक्साइज, ठीक है, और भी बहुत सारे समथिंग थे। तो एक्साइज जनरली लगता था मैन्युफैक्चर पे। जब भी कोई मैन्युफैक्चरर सामान बनाता था तो उस पे कौन सा टैक्स लगता था? एक्साइज टैक्स। और वैट टैक्स कब लगता है? जब कोई डीलर या कह सकते हैं ट्रेडिंग का काम करता है, सामान बेचता या खरीदता है, तब उस पे लगता था वैट टैक्स। और एक होता था सर्विसेज के लिए सर्विस टैक्स। तो इन सभी टैक्स को हटाकर हम लोग का एक टैक्स आ गया, कौन सा? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब सामान से रिलेटेड भी बात हो गया और सर्विस से भी रिलेटेड इसी में टैक्स की बात हो गई। समझे? तो वैट, एक्साइज और सर्विस, इस टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के कौन सा टैक्स आया? जीएसटी टैक्स आया। ठीक है ना? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक्साइज पहले लगता था मैन्युफैक्चर पे, जो भी सामान बनाता था ना, तो उस पे एक्साइज भी लगता था, वैट भी लगता था। और उस सामान को लेकर कोई बेचने की कोशिश किया तो उस पे वैट टैक्स लगता था। और यहाँ पे सर्विस की बात हुई तो सर्विस पे सर्विस टैक्स लगता है। तो इन सभी को मिलाकर बना दिया गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मतलब कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स हट गया। आपको पता है पेट्रोल डीजल का हर स्टेट में रेट अलग अलग होता है, सामान की तरह नहीं। क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनको अभी भी जीएसटी के अंदर में नहीं रखा गया, उसको रखा गया किसके? वैट के अंदर। तो आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे एक्साइज ड्यूटी, जिसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी तब भी लगता है जब आप बाहर देश से सामान मंगाते हैं। तो जब हम तेल मंगाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये लगाता है, याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगाता है? एक्साइज ड्यूटी। तो तेल पे एक्साइज ड्यूटी लगा तो दिया बराबर रेट का। मान लीजिए अगर 80 रुपए का तेल है तो 10 रुपए अगर एक्साइज लग गया तो 90 का फिक्स हो गया। लेकिन जब हर स्टेट पे ये जाएगा तो इस 90 पे फिर क्या लगेगा? वैट टैक्स लगेगा। तो जो स्टेट वाला कम लगाएगा वहां पे कम दाम हो जाएगा तेल का ऐड होने के बाद, और जो स्टेट ज्यादा टैक्स लगा दिया उसका ज्यादा हो जाएगा। तो वैट टैक्स के वजह से हर स्टेट में पेट्रोल और डीजल के दाम अलग अलग है, क्योंकि इसको जीएसटी के अंदर में पेट्रोल और डीजल को नहीं रखा गया है। अब क्यों नहीं रखे हैं? क्योंकि उसमें ना स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा नहीं हो पाता, इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। यहां तक का क्लियर है? टैक्स, आगे बढ़े।
यस नो कुछ नहीं बोल रहे हैं आप लोग। हाँ चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग जीएसटी के बारे में सीखेंगे थोड़ा सा। आपको पता चला कि जीएसटी जो हम लोग का होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये लगाया जाता है। तो इसमें याद रखिएगा कुछ स्कीम है। जब आप जीएसटी का क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, ठीक है ना, जीएसटी का क्या करने जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे, दो उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पे आपको ऑप्शन पूछेगा, याद रखिएगा। अब हम बता रहे हैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन के बारे में, किस टाइप के वहां पे लोग होते हैं, मतलब किस टाइप से रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है कुछ। तो रजिस्ट्रेशन जब आप करने जाएंगे तो वहां पे दो स्कीम चलती है गवर्नमेंट की तरफ से, दो टाइप में आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। एक होता है कॉम्पोजिशन स्कीम, कंपोजिशन, अब एक होता है रेगुलर, क्या होता है, रेगुलर, ठीक है ना। कंपोजिशन और रेगुलर दो टाइप से आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, किस पे, जीएसटी में, या जीएसटी के पोर्टल पे जब आप जाएंगे, इसकी वेबसाइट होती है gst.gov.in। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे पूछेगा आपको कंपोजिशन स्कीम में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है कि रेगुलर स्कीम में। तो इसको हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन की स्कीम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपोजिशन और इन दोनों में अंतर क्या है जो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस है आगे। इसका मेनली यूज क्या है, सबसे पहली चीज कि आपका यहाँ पे कितने लोग, कौन कौन से लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं कंपोजिशन वाले में। तो याद रखिएगा, मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी, मैन्युफैक्चरर ये कंपनी होगी, या साथ ही ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मतलब क्या होता है आपको मैंने बताया था, जो सामान लेकर बेच देती है, मैन्युफैक्चर जो सामान बनाती है, और ट्रेडर्स। इसके अलावा मैं बात कर सकता हूँ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट वो वाले जिनमें अल्कोहल नहीं बिकता है, अल्कोहल नॉट अलाउड, अल्कोहल नॉट सेल अल्कोहल लिख देते हैं, ठीक है ना, सेल अल्कोहल, जहां पे अल्कोहल सेल नहीं होता वो रेस्टोरेंट। और साथ ही सर्विस प्रोवाइडर, ये वाले लोग यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चर और ट्रेडर्स का टर्नओवर, टर्नओवर आपको पता है टर्नओवर क्या होता है, टर्नओवर का मतलब हुआ कि एक फाइनेंशियल ईयर में उसकी कितनी की सेल हुई, ठीक है, सेल की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की नहीं, ठीक है ना, हाँ सही बोल रहे हैं। तो टर्नओवर का मतलब हो गया कितने की सेल हुई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्नओवर, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर में। तो यहाँ पे याद रखिएगा, मैं बात करता हूँ मैन्युफैक्चर, शॉर्ट में एम और टी, मैन्युफैक्चर और ट्रेडर्स की मैं बात करता हूँ, जो ये कम टाइप के व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चर और ट्रेडिंग करने वाले, उनका मैक्सिमम लिमिट याद रखिएगा, मैक्सिमम टर्नओवर साल का 1.5 करोड़ होना चाहिए, या उससे कम है तब भी अप्लाई कर लेंगे, लेकिन मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक के लोग, उससे ज्यादा है तो वो इस स्कीम में या इस टाइप के रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जिनका साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ या 1.5 करोड़ से कम है वो लोग अप्लाई कंपोजिशन में करेंगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा वाले लोग हैं तो वो कंपोजिशन के क्या कहते हैं कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो रेगुलर में जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास चॉइस होता है। अब यहाँ पे अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये तो मैन्युफैक्चर और ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है ना, सर्विस प्रोवाइडर वालों के लिए ये है 50 लाख तक, 50 लाख ही लिख दे रहे हैं, हाँ 50 लाख तक ही हम लोग का क्या है, मैक्सिमम लिमिट है। मतलब 50 लाख से कम है तो चलेगा, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप फिर रेगुलर की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर, समझ आया। रजिस्ट्रेशन के कुछ स्कीम है जीएसटी पोर्टल पे, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, हमको इसको देखना क्यों पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी के लिए जीएसटी पे हम लोग क्या करेंगे, परचेज और सेल करेंगे ना, तो मुझे ये भी देखना होगा कि सामने वाला बंदा क्या है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर आता है कि रेगुलर स्कीम के अंदर आता है, वो हम लोग आगे फाइंड करेंगे। ये समझ आया आपको। इसके थोड़े से रूल समझिए, इसमें नो लिमिट है, मतलब इसका टर्नओवर की बात ही नहीं है।
आप चाहे तो कम कमाते हो, ज्यादा कमाते हो या कुछ भी कमाते हो, आप रेगुलर में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बात को समझ गए ना? लेकिन कंपोजिशन में वही लोग कर सकते हैं जो 1.5 करोड़ से कम कमाते हो, मैक्सिमम लिमिट 1.5 करोड़ है। ये समझ आया? आगे बढ़ा जाए? मिटा दो ना, कि किसी को कोई डाउट है? बोलिए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। चैट या सुनो। सब खो गए का जी? आज थ्योरी बता रहे हैं तो आज भर थ्योरी, थोड़ा सा, फिर कल से हम लोग प्रैक्टिकल। एक बार फिर से, कौन सा वाला? अच्छा ठीक। कंपोजिशन और रेगुलर में अंतर? अच्छा ठीक, बता देते हैं। फिर रूल्स लिखना होगा, ठीक है ना? वो मैं बोलता चलूंगा, मैं लिखूंगा नहीं। याद रखिएगा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स, मतलब सामान को बनाने वाले और सामान को बेचने वाले जो भी व्यापारी होंगे, और रेस्टोरेंट वो काउंट किया जाएगा जो कि अल्कोहल न बेचता हो, और साथ ही सर्विस प्रोवाइडर, ये सब लोग कंपोजिशन स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीके से ऐसे समझिए, जब मैं रजिस्ट्रेशन करने जाऊंगा कि मुझे जीएसटी नंबर चाहिए, जीएसटी नंबर मुझे चाहिए, तो जीएसटी नंबर मुझे चाहिए होगा तो वो पूछेगा आप किस टाइप का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, कंपोजिशन या रेगुलर। अब देखिए, रेगुलर में कौन अप्लाई कर सकता है और कंपोजिशन में कौन कर सकता है, ये देखेंगे। अब एक चीज ये बना लीजिए, रेगुलर में सब लोग अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम ज्यादा से ज्यादा ऑल लोग, सब लोग। लेकिन कंपोजिशन में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चर होना जरूरी है, ट्रेडर्स होना जरूरी है। मतलब या तो मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर्स हो, या आपके पास रेस्टोरेंट हो जो कि अल्कोहल सर्व नहीं करता हो, साथ ही सर्विस प्रोवाइडर आप हो, मतलब ये सब बिजनेस के ही कैटेगरी होगा। अब अगर मैन्युफैक्चर और ट्रेडर्स आप हैं, तो आपका साल का टर्नओवर इसको कह सकते हैं, टर्नओवर मतलब सेल, टोटल सेल, साल का सेल 1.5 करोड़ से ज्यादा का ना हो। उससे कम होगा 10-20 रुपया कितना भी चलेगा, लेकिन 1.5 करोड़ से ज्यादा का ना हो, तब आप टर्नओवर सेल अगर 1.5 करोड़ से कम है तो आप कंपोजिशन में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कंपोजिशन के तहत आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपका टर्नओवर 50 लाख का होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम साल भर का जो आपका सेल होगा सर्विस का प्रोवाइड करने का, वो 50 लाख से ज्यादा का ना हो, 50 लाख के अंदर के ही रहना चाहिए। और मैं बात करता हूँ रेगुलर स्कीम की, तो रेगुलर में वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब कोई भी, ऑल लिख दिया ना, कोई भी, कम हो ज्यादा हो कितना भी हो, आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ क्लियर? मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना? कुछ रूल्स हैं कंपोजिशन स्कीम वालों को क्या बेनिफिट है, और फिर रेगुलर वाले को, फिर वो जरूरी से आप लोग लिखना शुरू करिएगा। अगर कलम कॉपी लिए होंगे तो लेके बैठे हैं ना कलम कॉपी? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, कंपोजिशन स्कीम रूल्स। कुछ रूल्स हैं, लगभग 7 रूल्स हैं, ठीक है? पहला रूल, पहला रूल क्या है, याद रखिएगा, कि जो भी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन किया है बंदा, ठीक है, या जिसकी भी क्या कहते हैं बिजनेस की जीएसटी आईडी कंपोजिशन स्कीम से रजिस्टर्ड होके मिली है, तो वो ओनली क्या कर सकता है, ऐसे लिख सकते हैं, सेल ओनली ऑन ऑन इंट्रा स्टेट। ठीक है, बात को समझे मैं क्या कहा? सेल वो कर सकता है सिर्फ कहां, इंट्रा स्टेट के अंदर। मतलब वो अपने राज्य से बाहर का सेल, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट में अंतर पता है ना? इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन वन स्टेट। यहाँ पे कह सकते हैं, लिख लेते हैं एक जगह, यहीं पे लिख लेते हैं,
इंट्रा स्टेट मीन्स विदिन वन स्टेट, मतलब उसी स्टेट के अंदर, मतलब जो भी कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन किया रहेगा वो व्यक्ति या वो कंपनी सिर्फ अपने ही स्टेट के अंदर का सामान सेल कर सकता है, बाहर सेल नहीं कर सकता, दूसरे स्टेट में सेल नहीं कर सकता। समझ गया ना? एक होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मीन्स क्या होता है? वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, अब समझिएगा, सेल तो वो कर सकता है सिर्फ अपने ही स्टेट में, लेकिन परचेज क्या कर सकता है? परचेज परचेज अलाउ ऑन इंट्रा एंड इंटर स्टेट। मतलब वो सामान खरीदना चाहे तो वो अपने स्टेट और बाहर के स्टेट से खरीद सकता है, लेकिन अगर वो बेचना चाहे व्यक्ति तो वो सिर्फ अपने ही राज्य के अंदर सामान बेच सकता है, बाहर बेच नहीं सकता है। रूल समझ आया? क्लियर? ये पॉइंट समझ आ गया ना? समझे कि नहीं? अच्छा, लिख रहे हैं क्या? इधर वाला छूट जा रहा है इतना ना। रिपीट। हाँ सुनिएगा, मैं बैठ गया हूं थोड़ा। इंट्रा स्टेट मतलब समझिए अपना ही स्टेट, और इंटर स्टेट मतलब समझिए बाहर का स्टेट। ठीक है ना? अब समझिएगा, जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे वो कंपनियां सिर्फ सामान खरीदना और बेचना में, अगर मैं बात करूं सिर्फ बेचने की, तो वो सिर्फ अपने ही राज्य मतलब अपने ही स्टेट के अंदर सामान बेच सकता है। लेकिन खरीदने के लिए बोले तो वो दूसरे स्टेट से भी सामान खरीद सकता है और अपने स्टेट से भी, लेकिन बेचने के लिए वो सिर्फ अपने ही स्टेट में बेच सकता है। क्लियर? नाउ क्लियर ना? बेचने के लिए सिर्फ अपना ही स्टेट अलाउ है, और खरीदने के लिए बोथ स्टेट आर अलाउड। ठीक है, ये रूल नंबर 1 हुआ। रूल नंबर 2 के लिए, या 2 बताते हैं, मिटा दूं कि नीचे ही लिखता हूं? ठीक है ना? क्या चीज? ये लिख के बताइए। थम्स डाउन मतलब नहीं समझ आया कि समझ आया? यस नो, कि मिटाएं कि ना मिटाएं? क्या था? वेट 9:28 पे। अच्छा, वेट कर रहे हैं, ठीक है, लिख लीजिए इसको जो भी लिख रहे हैं। ग्रामेटिकल थोड़ा एरर होगा, उसका माइंड मत करिएगा, बस समझा रहा हूँ, उसको अपने हिसाब से फिर लिखिएगा। ठीक है ना? ठीक, मिटाएं कि नीचे लिखें? दूसरा पॉइंट ऐसे समझिए, डायरेक्ट लिखता हूं। दूसरा, आपको पता है आईटीसी के बारे में? पता है आप लोग को आईटीसी? जीएसटी हुआ होगा तो शायद किसी को आइडिया होगा, लेकिन हुआ नहीं है किसी का। मैं आईटीसी बताना चाहता हूं, जिसका पूरा नाम, पहले इसी को समझेंगे आप लोग। इनपुट टैक्स, अभी ये अलग पॉइंट है, ठीक है ना? इसके बाहर मैं आईटीसी समझा रहा हूँ। टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है ना? क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ये होता क्या है बेसिकली, ये समझिएगा। इसको समझने के लिए सबसे बेहतर ऐसे समझिए, मेरे पास टीवी है। टीवी है, मैं अभी ये स्कीम पे नहीं चल रहा हूँ, मैं अलग से टीवी बता रहा हूँ। टीवी है मेरे पास 10,000 का। विजिबल है ना? दिखाई दे रहा है ना ये पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ? हाँ, 10,000 का। मान लीजिए इस पे लगा 15% टैक्स, 15% लगा जीएसटी, जीएसटी लगा 15%। ये मैं परचेज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? परचेज, खरीद रहा हूँ।
15% लगा तो 1500 हुआ, कितना हो गया 11,500 का। क्या मैं इतना में बेचूंगा इसको? नहीं बेचूंगा इतना में, मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा ना। खरीदने के टाइम मैं इतना देकर आया पैसा, ठीक है। अब मैं क्या किया, इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर लिया, मान लीजिए 150 रुपए, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, मैंने 500 रुपए प्रॉफिट ऐड कर लिया। तो ये हो गया सामान कितने का? 12,000 का। क्लियर? मैं सेल करने गया, क्या करने गया? सेल करने गया। ये सामान मैं बेच रहा हूँ, प्रॉफिट ऐड कर लिया, मैं बेच रहा हूँ। सामान कितने का? 12,000 का। मान लीजिए मैंने टैक्स लगा दिया 15% जीएसटी। सेल के टाइम भी जीएसटी लगती है कि नहीं? लगती है। आपको पता होगा, परचेज पे भी जीएसटी और सेल पे भी जीएसटी। अब यहाँ पे 15% में 15% हम लोग निकाल लेंगे। कितना होगा, निकालिए तो। 12,000, 1,800, कितना आ रहा है ये? ठीक है, मान लीजिए 1,800, 1,800। तो यहाँ पे इस सामान का दाम कितना हो गया? 138, 13,800 में मैंने सेल किया। बात को समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने खरीदा 10,000 का टीवी, 1,500 जीएसटी दिया, 11,500 का मेरे को पड़ा। 500 रुपये मैंने प्रॉफिट ऐड किया, ये हो गया 12,000 का। 12,000 में मैंने 1,800 क्या ऐड कर दिया? जीएसटी 15%। तो कितना हो गया? 13,800 का मैंने बेचा। नोटिस करिएगा, मैं यहाँ 1,500 टैक्स दे दिया हूँ और यहाँ पे मैं 1,800 कलेक्ट कर रहा हूँ, है कि नहीं? यहाँ खरीदने के टाइम जीएसटी जो मैंने दिया, परचेज के टाइम दिया, वो जीएसटी इनपुट कहलाता है, इनपुट। और बेचने के टाइम जो जीएसटी हम कलेक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे पैसा हम खरीदने के टाइम दे के आए हैं, खरीदने के टाइम पैसा दे के आए हैं, मतलब जीएसटी दे दिए हैं। और यहाँ बेचने के टाइम हम पैसा ले रहे हैं सामने वाले से, 13,800 लिए हैं, जिसमें 1,800 हमारा क्या है? टैक्स का पैसा। तो इस पैसे को कहेंगे आउटपुट। अब जब ऑलरेडी हम 1,500 रुपए दे चुके हैं, तो फिर मैं 1,800 गवर्नमेंट को नहीं दूंगा। मैं क्या दूंगा? मैं ये कहूंगा कि जो सेल का पैसा है, सेल के टाइम माइनस क्या कर देंगे? परचेज का पैसा, परचेज का जीएसटी। तो सेल का जीएसटी हमारे पास कितने का है? 1,800 है। और माइनस हम कितना दिए हैं? 1,500 दे दिए हैं, तो बचा कितना? 300। बचा कि नहीं? ये बचा हुआ ही पैसा हमारा कहलाता है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। यही बचा हुआ पैसा बाद में क्या करेगा? डीलर पे करेगा। मतलब उसको जितना पैसा वो देकर आया था वो ले लिया अपना। अगर वो ग्राहक से 13,800 कलेक्ट किया है और गवर्नमेंट को 1,800 टैक्स कलेक्ट किया है और गवर्नमेंट को सिर्फ दे रहा है 300, मतलब 1,500 रुपए बचाया, और वो 1,500 रुपए पहले ही वो दे चुका था, तो वो अपना पैसा निकाल लिया। तो कभी भी याद रखिए, जो सेल का टैक्स और साथ ही खरीदा हुआ टैक्स अगर घटा देते हैं तो जो बच के आता है उसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ आया? ये लाइन समझ आया? परचेज और सेल वाला, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। एनी पर्सन को डाउट? यार 2 ही पॉइंट पढ़ाने में आधा घंटा हो गया। कोई डाउट है? यस, नो, हाँ सर, नहीं सर, ई मतलब नहीं आया समझ? हाँ 1,800, ठीक है, 1,800 सही बताई थी। ऐसे समझिए ना, नो डाउट। अच्छा नो डाउट, तब ऐसे ही थम्स अप करना था, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आईटीसी समझ आ गया, तो अब समझिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में समझने के लिए। तो याद रखिएगा, जो कंपोजिशन स्कीम में बंदे होते हैं उनको आईटीसी का फैसिलिटी नहीं मिलता है। मतलब अभी पता चला जो ये 1,500 रुपए उनको बच गया, 300 ही रुपए देना पड़ा, ऐसा फैसिलिटी नहीं मिलता उनको। जितना टैक्स वो दे के आए हैं उतना ही दिया जाएगा। मतलब दूसरा नंबर पे हम कह सकते हैं
नो आईटीसी अलाउड, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का इनको फैसिलिटी नहीं मिलेगा, इनको नो, ठीक है ना। आईटीसी इसीलिए पहले मैं समझा रहा था आईटीसी होता क्या है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी इनको नहीं मिलेगी। तीसरा पॉइंट ये है, समझिएगा एक चीज और, कि यहाँ जो थर्ड नंबर पे मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये वाले पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम में बंदे रजिस्टर्ड होंगे, वो जब भी सामान खरीदेंगे तो टैक्स देकर तो आएंगे, लेकिन बेचने के टाइम वो टैक्स लगा नहीं सकते। तो कह सकते हैं नॉट अलाउड जीएसटी ऑन सेल, मतलब सेल पर ये जीएसटी नहीं लगा सकते हैं, ये इंप्लीमेंट जीएसटी टैक्स का नहीं कर सकते हैं। खरीदने के टाइम टैक्स भले ही दे देंगे, लेकिन बेचने के टाइम इन्हें टैक्स का पैसा लेने का कोई हक नहीं, सामने वाले से वो टैक्स का पैसा नहीं ले सकते। ठीक है, क्लियर ना, ये दोनों लाइन समझे। तो जब भी कोई ऐसा बिल मिलता है जिसमें जीएसटी न लगा हो, तो समझ जाइए वो आपका कंपोजिशन वाला जीएसटी वाला बंदा है, जिसने टैक्स लगाने की परमिशन ही नहीं है, वो आपको सामान फ्री में, मतलब विदाउट टैक्स बेचेगा। याद रखिएगा, इन्हें एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा, एनुअल या मंथली, जैसा इन लोग का क्या कह सकते हैं, क्वार्टरली ही मान के चलिए, ठीक है ना। एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है, जैसे टोटल सेल पे, ठीक है। मैन्युफैक्चरर, फैक्चरर जो होगा TURER, ठीक है, ऑन टोटल सेल 1%, 1% उसको अपने टोटल सेल या टोटल जितना भी सामान बन के बिकेगा उस पे 1% इसको देना पड़ेगा। क्लियर है। ऐसे ही हमारे पास जो रेस्टोरेंट है, ये मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स दोनों के लिए है, यहाँ पे हम ट्रेडर्स भी लिख लेंगे, ट्रेडर। अब जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट, अब मालूम है कौन सा रेस्टोरेंट, विदाउट अल्कोहल वाला, जिसमें दारू शराब ना हो, विदाउट अल्कोहल, याद रखिएगा अल्कोहल, इसको देना पड़ता है 5%, जितने का सेल करेगा, एक्स्ट्रा, क्वार्टरली, साल का एंड में जब भी हो। और जो सर्विस प्रोवाइडर होगा ना, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोवाइडर, आंधी तूफान चल रहा है, लाइन बीच में ना धोखा दे दे, उसको 6% देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, देखिए विदाउट टैक्स चला रहा हो ना, तो इसके बाद वाला बताता हूं। विदाउट टैक्स रेस्टोरेंट, तो वो कंपोजिशन स्कीम में चल रहा होगा उनके, आप जो इनवाइस होती है ना, उस पे याद रखिएगा जो कंपोजिशन, ये लिख लिए हैं, आगे बताएं थोड़ा सा, तब समझ आ जाएगा थोड़ा सा। ये हो गया ना, मिटा दें, क्लियर, ऐसा करिए थम्स अप। हाँ, मिटा रहा हूं ना। तो ये पता चला ना, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उन लोग को। मिटाता हूं इसको। सर, अगर सर विदाउट टैक्स के रेस्टोरेंट चला रहा है तो क्या होगा। नहीं तो वो क्या कर सकते हैं, अगर विदाउट टैक्स के चला रहा है, गवर्नमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, तो जब कभी छापा उपा पड़ेगा तब प्रॉब्लम होगा। अगर कोई ध्यान नहीं दिया इतने बड़े देश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बाद में छापा पड़ेगा, टर्नओवर दिखाएगा। तो एक और होता है, जीएसटी में दो टाइप के लोग होते हैं, एक रजिस्टर्ड यूजर होते हैं या ट्रेडर्स, और एक होता है अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड में वो लोग होते हैं जो कि उस क्राइटेरिया या उस रेंज से बाहर होते हैं जितने पे आपका जीएसटी लगना चाहिए, छोटे मोटे व्यापारी या कंज्यूमर्स। तो वैसे ही कैटेगरी वाले होंगे, छोटे मोटे तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े होंगे तो वो चोरी छुपे वाला काम कर रहे होंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ ना, कुछ मुझे और पॉइंट्स भी उस साइड के भी लिखवाने हैं, क्योंकि टाइम हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। मिटा दूं ना।
हाँ, तो अब हम लोग एक चीज और देखेंगे, जो कंपोजिशन स्कीम वाले सेलर्स होंगे या सामान बेचने वाले होंगे, आपको पता चला कि वो सामान जब भी बेचेंगे तो वो जो बिल बना के देंगे ना, उसमें कहीं भी जीएसटी मेंशन नहीं होगा, क्योंकि इसके पॉइंट्स में मैंने लिखवाया कि वो जीएसटी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो जो इनका क्या है, कितना पॉइंट लिखवा दिए थे हम, 3-4 हो गया होगा, नंबर में नहीं डाल रहा था, स्टार बना दे रहा हूँ अब, ठीक है ना, नंबर में भूल गया। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बिल बिल्स ऑफ सप्लाई मेंशन ऑन बिल, मतलब बिल ऑफ सप्लाई लिखा होना चाहिए बिल के अंदर। जैसे समझिए इनवाइस जो ऐसा बना रहता है ना, बिल रसीद की हम ये सामान इतना पीस खरीदे हैं, तो उसके ऊपर में लिखा होना चाहिए बिल ऑफ सप्लाई। तो जब भी कभी भी आपको कोई ऐसा बिल मिलता है जिस पे लिखा हो बिल ऑफ सप्लाई, तो समझ जाइए वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ रहा है। और उस वाले बिल में कहीं भी आपको टैक्स मेंशन नहीं होगा, टैक्स नहीं लगेगा। जैसे अगर बोल दिया कि सीपीयू है 2 क्वांटिटी 250 की रेट से, तो 500 यहाँ होगा और यहाँ भी टोटल 500 रुपए हो जाएगा, कोई टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। समझ गया, तो बिल्स ऑफ सप्लाई लिखना जरूरी है कंपोजिशन स्कीम वाले को। अच्छा, 4th नंबर पे थे तो ये 5 होगा, ठीक है। और हाँ, इनको जो टैक्स पे करना होता है वो क्वार्टरली पे करेंगे। क्या करेंगे, अगर मैं बात करता हूं 6वां नंबर, टैक्स पेएबल जो होता है इनका, वो होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब समझ रहे हैं ना, हर 3 महीना के बाद ही वो टैक्स को पे करेंगे, मतलब साल में सिर्फ 4 बार। 7 नंबर की मैं बात करता हूं, सेल रिकॉर्ड नॉट मेंशन ऑन जीएसटी पोर्टल। मतलब एक तरीके से ऐसे समझिए, जितना आपने सेल किया उसका रिकॉर्ड या बिक्री बिल आपको जीएसटी के पोर्टल या वेबसाइट पे डालने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब उसमें आप टैक्स लगा ही नहीं रहे हैं सामान बिक्री पे, तो आपको उस पर बताने की जरूरत नहीं है कि वो सामान कितने आपने बेचे हैं। समझे, तो आपका इतने पॉइंट्स होते हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर। जब आप सेल कर रहे हैं इसके अंदर, तो आपको बिल ऑफ सप्लाई इनवाइस पे लिखा होना जरूरी है। मैं इसको मिटा रहा हूं, रेगुलर स्कीम के बारे में कुछ बताना है, लिख लीजिएगा तो बताइएगा, आप लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया है, हाँ इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिएगा कि GSTR 4 इन लोग को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जो जीएसटी के पोर्टल होंगे, या जब आप इस पे क्या कहते हैं प्रैक्टिकली हम लोग जीएसटी करेंगे, तो उसमें GSTR 1, GSTR 2, 3, A, 1B ऐसे आते हैं। तो इन टाइप के जो कंपोजिशन स्कीम वाले होते हैं, इनको वेबसाइट पे GSTR मतलब जीएसटी रिटर्न 4 करके एक पोर्टल होता है, उस पे इनको अपना डिटेल सारी चीज फिल करनी पड़ती है। ठीक है, ये थोड़ी चीजें पता होना चाहिए। अब मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, हो सके तो रिकॉर्डिंग दे दूंगा, और वैसे आजकल दे ही रहा हूँ। हाँ, प्यास लगी है। कोई 7 रिपीट कहाँ है, 7, हाँ सेल रिकॉर्ड, जो सेल्स के रिकॉर्ड होते हैं जितने जैसे मैंने बेचे हैं, उनके जो बिल्स होते हैं ना, उनका रिकॉर्ड हमें क्या कहते हैं वेबसाइट पे या किसी भी जीएसटी पोर्टल पे हमको बताने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को
कि कितना सामान मैंने बेचा है, कौन कौन सा सामान बेचा है। क्योंकि जब हम उस पे क्या कहते हैं जीएसटी सामने वाले से ले नहीं रहे हैं, तो हमको उसको गवर्नमेंट को बताने की भी जरूरत नहीं कि कौन सा सामान किसको बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम में जितने भी हम सामान बेचेंगे उसका रिकॉर्ड बताने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सी बात, कितना बेचे हैं कितना नहीं बेचे। आगे बढ़े। एक है हम लोग का रेगुलर स्कीम। इसके कुछ रूल समझना है, ज्यादा हैवी नहीं होगा, सिंपल है। जस्ट उसके बातों को थोड़ा काटता हुआ चलेगा, ये दोनों में यही डिफरेंट है। जैसे पहला नंबर लिखते हैं, इंटर एंड इंट्रा परचेज एंड सेल बोथ आर अलाउड, मतलब दोनों अलाउ है। इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, परचेज हो या सेल हो, दोनों ही अलाउ है। मतलब परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, दोनों राज्य में, अगर अपने देश में मतलब अपने राज्य में भी और बाहर के राज्य में भी, ठीक है ना। तो ये रेगुलर के स्कीम्स में बता रहा हूँ, मतलब उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स होगा अगर आप रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो जनरली आप जितना भी देखेंगे ना, सब लोग रेगुलर में किया रहता है, क्योंकि अपने ही राज्य वाले को क्यों बेचेंगे, हम बाहर भी बेचेंगे। तो जनरली आपको सब रेगुलर का मिलेगा, ठीक है। और इसमें फायदा है, दूसरा नंबर, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी सिस्टम है। मतलब आईटीसी जो आप डिफरेंस अमाउंट होता है ना, सेल और परचेज टैक्स का घटा के जो सेल आपको करना होता है वो मिलेगा। तो आपको यहाँ पे आईटीसी अलाउ है, ठीक है। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी अलाउड है, जहां पे आपको डिफरेंस अमाउंट को पे करना होगा, सेल टैक्स और परचेज। तो ऐसे कर सकते हैं, आउटपुट आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, और जो अमाउंट आएगा उसको दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम्म तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे, इतना कर लिए होंगे तो, ठीक है। जहां डाउट होगा बोलिएगा, नंबर्स लिख रहा हूं, नंबर्स वाइज बोल दीजिएगा, रिपीट कर दूंगा। थर्ड नंबर है अलाउड जीएसटी ऑन सेल्स। मतलब सेल्स पे भी जीएसटी अलाउड है। उस वाले में याद था कि सेल पर जीएसटी नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी सेल पे लगाना है। अगर 12,000 का सामान है और उसमें मैंने 200 प्रॉफिट ऐड किया, 14,000 का हुआ, तो उस पर मैं जीएसटी लगा के बेचूंगा, ठीक है। तभी तो मेरे को जो जीएसटी मिलेगा उसमें से अपना दिया हुआ जीएसटी घटा के डिफरेंस अमाउंट पे करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल पर जीएसटी अलाउड है, ठीक। और आगे इसके बाद आपका जो इनवाइस इसमें जनरेट होगा ना, उसमें आपको करना होगा कि टैक्स इनवाइस लिखना पड़ेगा। मतलब अगर मैं बात करता हूं फोर्थ नंबर का, टैक्स इनवाइस मेंशन ऑन बिल्स। मतलब जो आपका बिल जनरेट होगा ना, ऐसे जो बिल रहेगा उसके ऊपर लिखा रहेगा टैक्स इनवॉइस। तो अब दोनों में अंतर करना आपको समझ आ जाएगा। जो रेगुलर स्कीम के अंदर जब भी आप बिल जनरेट करेंगे वो ऑटोमेटिक उसमें लिख के आएगा टैक्स इनवॉइस, और जब आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर बिल जनरेट करेंगे तो उसमें लिखा रहेगा बिल्स ऑफ सप्लाई। तो ये आपका पहचानी है, इसमें जो भी सामान रहेगा ना, 500 600 जो भी होगा, तो यहाँ पे जीएसटी 18% 15% वो ऐड होकर फिर टोटल अमाउंट बनेगा। मतलब यहाँ पे जीएसटी या टैक्स का अमाउंट ऐड होगा इसमें, समझे।
और याद रखिएगा, एक चीज और इसमें आपको करना होता है, इसके बाद 5वां नंबर, ऑल सेल रिकॉर्ड मेंशन ऑन जीएसटी पोर्टल। मतलब आपने कितने का सामान किस किस को बेचा है, ये सारा डिटेल्स आपको बताना होगा किस पे, जीएसटी के पोर्टल पे। ठीक है। क्लियर है यहां तक? आगे बताएं। उस बात को गलत करते हुए ये चल रहा है। मैं इसको मिटा रहा हूं आगे बताने के लिए। जीरो टाइप हो गया यहाँ पर। एक चीज और है, इसमें जो आपको फाइल करना होगा या देखना होगा जीएसटी डिटेल्स को, तो GSTR 1 और GSTR 3B के अंदर देखना है। ठीक है। इसमें दो रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं, GSTR 1 और GSTR 3B। और हाँ, एक चीज और, इसमें आप जो रिकॉर्ड्स को मेंशन करेंगे, ये हो गया आप 5 पॉइंट या 6 पॉइंट ऐसे ही कुछ होगा, 7th मान के चलते हैं। आप इसमें चाहें तो मंथली कर सकते हैं, मंथली क्या चीज टैक्स पे कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो क्वार्टरली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली। ठीक है ना, पे कर सकते हैं। हाँ याद रखिएगा, अगर आपका जो 50 लाख या कह सकते हैं 5 करोड़ से कम है, कितना, 5 करोड़ से कम है, लेस देन, तब आप मंथली करेंगे। चाहे तो क्वार्टरली भी कर सकते हैं, लेकिन 5 करोड़ से कम वालों को मंथली है। लेकिन अगर ग्रेटर देन आपका 5 करोड़ होता है, तो आप जो टैक्स पे करेंगे वो क्वार्टरली पे करेंगे, क्योंकि ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा खर्चा की बात है, तो वहां पर रिकॉर्ड को 3 महीने के गैप पे ही पेमेंट करने के लिए बेहतर बनाया गया है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? एनीबडी, कोई है? हाँ सर। ठीक है। थम्स डाउन हमको कंफ्यूज कर रहा है रिया जी, सही में डाउट नहीं ना है? हाँ वैसे, नो, तब ठीक है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अब ज़्यादा नहीं बचा है। जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, आज थ्योरी खत्म करेंगे थोड़ा सा, कि जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है, ठीक है, कितने दिन में मिलता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो आपको मैंने शुरुआत में ही बताया, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, जो हम लोग का जीएसटी की बात हो रहा है ना, इसको वेबसाइट की पोर्टल की मैं बात करूँ, एक GSTN लिखा रहता है, इसका पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। क्या रहेगा ये? नेटवर्क, GSTN नंबर कुछ लोग कहते हैं, तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क इसका पूरा नाम हुआ। लेकिन जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो हमें जो मिलता है वो होता है GSTIN। IN का मतलब हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर।
समझ गए? तो हमको जीएसटी आईएन नंबर मिलता है, जीएसटी नंबर नहीं मिलता, जीएसटी आईएन नंबर, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मैंने बताया आपको जाना होगा www.gst.gov.in वेबसाइट पे। इस पे जब आप जाके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा सर्विसेज के अंदर, और वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दो स्कीम चलेंगे, रेगुलर और कंपोजिशन, आप जो उसमें बेहतर करें। लेकिन अगर कहीं के लिए काम कर रहे हैं या कहीं के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको रेगुलर में करना बेहतर होगा, क्योंकि आप इंट्रा स्टेट ही काम और इंटर स्टेट दोनों स्टेट में काम करना चाहेंगे। हाँ, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, सारे डिटेल्स भर लेते हैं, तो याद रखिएगा भरने के लिए पैन कंपलसरी है। पैन कार्ड जो है वो कंपलसरी है, इसके बगैर आप फॉर्म नहीं भर सकते। पैन कार्ड नंबर जरूरी मांगता है। ठीक है, क्यों मांगता है? क्योंकि जो जीएसटी आईएन नंबर होता है कितने डिजिट का होता है? होता है 15 डिजिट का। कितने? 15 डिजिट का होता है, जिसमें याद रखिएगा, जैसे मैं एक नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, कहीं लिखा हूँ क्या? ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। 23 AS ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, 4 अंक ऐसे लिख देता है। हाँ, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, ये मैंने लिख दिया 1। ठीक, 1। और इसके बाद 2 अंक और हम लिख देते हैं, जिससे कि मैं लिख देता हूँ Z, ऐसे एक नंबर। अब ध्यान से समझिएगा, 15 डिजिट मैंने लिखा, शुरुआत का ये दो दो डिजिट होता है ना, ये स्टेट का कोड होता है कि किस स्टेट का ये क्या है, जीएसटी नंबर है। यहां से लेकर यहां तक के 10 अंक ये होते हैं आपके पैन कार्ड का नंबर, पैन कार्ड नंबर। ठीक है, ये जो एक दिखा लिख रहा है, हाउ मेनी जीएसटी आईएन नंबर ऑन दिस पैन, इसका ये मतलब हुआ कि इस पैन कार्ड नंबर से कितने जीएसटी आईएन नंबर रजिस्टर्ड है। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये पहला जीएसटी नंबर है। अगर इसी पैन कार्ड से मैं दूसरा जीएसटी नंबर बनाया हूं तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा, 2 लिख कर आएगा। बात को समझ गए? तो पहले हम लोग का स्टेट कोड होता है, फिर पैन कार्ड का नंबर होता है, इसीलिए पैन कार्ड कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट पैन कार्ड के नंबर के ये बनेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 ये बताता है कि आपका ये कितनावां नंबर का, मतलब कितना रजिस्ट्रेशन या कितने नंबर का वो आपका है जीएसटी नंबर। सेकेंड लिखा है तो दूसरा जीएसटी नंबर है, थर्ड लिखा है तो तीसरा है, 1 लिखा है तो आपका पहला जीएसटी नंबर है। उसके बाद ये आपका ऑटोमेटिक जनरेट होता है एक अल्फाबेट, जो कि इसको यूनिक बनाने के लिए है, ऑटोमेटिक जनरेटेड वैल्यू है। उसके बाद ये आपका होता है चेक्ड नंबर, या इसको कह सकते हैं एरर। अगर कभी कोई एरर हो गया तो उसके बाद फिर से अगर ये जनरेट होता है तो हम लोग का ये कोड होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं चेक कोड। चेक कोड, इस तरीके से ये कोड क्या कहता है ना, जब अगर कभी एरर होगा हमारा और हमने फिर से जनरेट किया तो यहाँ पे हम लोग का चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग का होता है क्या चीज, जीएसटी नंबर। तो हम लोग का कितना हुआ, 15 अंक हो गए हैं मिला जुला के। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब ये जीएसटी नंबर आप जब अप्लाई करेंगे ना तो एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उसके बाद आपको क्या होता है, 3 से 4 दिन में ये जीएसटी नंबर आपको मिल जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ ना, मिटा दूं? कल हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे जीएसटी। कोई कुछ नहीं बोल रहा, ऊपर का मिटा रहा हूँ तब।
मैं मिटा दिया बिना पूछे। ठीक है, वीडियो अभी आज चला जाएगा आप लोग के पास, टेंशन नहीं, वीडियो भगा के देख लीजिएगा। ऐसे व्यूज़ भी मेरे को मिल जाएगा ना, आप लोग देखते हैं कि नहीं पता नहीं। हाँ, याद रखिएगा, मैं बात करता हूँ डीलर की, जिसके बेसिस पे हम लोग का काम होगा। या तो हम डीलर से सामान खरीदेंगे, या किसी डीलर को बेचेंगे, या ग्राहक को बेचेंगे। तो डीलर दो टाइप के होंगे, एक होगा रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड और एक होगा अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड। समझ गए? तो डीलर दो टाइप के होंगे, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड, मतलब जो कि रजिस्टर्ड ना हो। रजिस्टर्ड डीलर में मैं बात कर सकता हूँ, दोनों आएंगे। एक आएगा रेगुलर, जो कि रजिस्ट्रेशन किया होगा, और एक होता है हम लोग का कंपोजिशन। मतलब दोनों टाइप के लोग रजिस्ट्रेशन के अंदर आएंगे। अनरजिस्टर्ड में वो लोग होते हैं स्मॉल बिजनेस, एकदम छोटी बिजनेस, जिनको रजिस्ट्रेशन कराने से कोई मतलब ही नहीं है। और या तो होता है कस्टमर या कंज्यूमर, कस्टमर या कंज्यूमर कंज्यूमर। ठीक है ना? तो अनरजिस्टर्ड में वो लोग हो गए जिनको रजिस्टर्ड नहीं किए, स्मॉल बिजनेस हो गया, छोटा मोटा, जो कि आप बोल रहे थे बिना जीएसटी नंबर लिए चला रहे हैं। और कस्टमर या कंज्यूमर वो हो गए जो कि जिनको मैं सामान बेचता हूँ, तो उनसे थोड़ी आधार कार्ड वो जीएसटी नंबर पूछ लेता हूँ। दुकान में अगर ग्राहक को मैं बेच रहा हूँ तो जीएसटी नंबर थोड़ी पूछूंगा, नहीं ना। तो वो सब कस्टमर और कंज्यूमर भी अनरजिस्टर्ड के अंदर आ जाते हैं। तो जनरली स्मॉल बिजनेस को भी कस्टमर या कंज्यूमर मान के ही बेच दिया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो डीलर दो टाइप के, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, आपको मिलेंगे और उसी में हम लोग का काम होगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। कल जो हम लोग सीखेंगे ना, कल हम लोग टैक्स स्लैब सीखेंगे, जीएसटी टाइप सीखेंगे, और कल ही हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे। और प्रैक्टिकल धीरे धीरे जीएसटी के बेस्ड पे चलते चलेगा, ठीक है ना? कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो अब ऐसा तो नहीं ना बोल सकते कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यूट्यूब थोड़ी है, सोचिए यूट्यूब पे लाइव पढ़ाया करें। नो डाउट, ठीक है। नहीं, ये 9 पहले का लिखा हुआ है। 10 बजे से हम आज एक ठो क्लास के लिए बोले थे। वो लड़का लोग पता नहीं कहाँ परेशान होगा कि सर जी क्लासें नहीं ले रहे हैं। आज ज्वाइने नहीं होते हैं, सही बताएं। जो फ्री का क्लास है ना, डेमो क्लास एक्सेल का रखे थे, 5-6 लोग आते हैं, मूड खराब हो जाता है, पढ़ाने का मन नहीं करता, इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं। आज के लिए बोले थे बेसिक पढ़ाएंगे, लोग ही नहीं आएगा, हमको पता ही है। 2-4 लोग आएंगे, बाकी लोग आएगा ही नहीं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर रैपअप करेंगे, ख़त्म करेंगे, और कल हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे, ठीक है ना? और बाकी जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना हो तो कहीं से मत लीजिएगा, नेट से ढूंढ के थोड़ा बहुत आर्टिकल्स ये सब देखिएगा। हर बार जीएसटी के थोड़े से रूल्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना? तो आपको धीरे धीरे अपडेटेड रहना होगा। हम जो रूल्स बताएं शायद बाद में कभी चेंज हो गया, गवर्नमेंट चेंज कर दे, स्लैब चेंज कर दे, ठीक है ना? तो वो सब अलग होगा। तो याद रखिएगा जितना मैंने बताया है, मे भी जीएसटी के बारे में इतना ही चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली नहीं है। और अब हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे जीएसटीआर ये सब 1 2 3 जो भी है। तो यहीं पे क्लास एंड करते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। जो भी डाउट हो, और हाँ, मैन्युफैक्चरिंग डेट ये सब वाला डेट वाला जो भी था ना, वो सब आप लोग जरूर किए रहिएगा, जो भेजे हैं ग्रुप में आप लोग को क्वेश्चन असाइनमेंट, ठीक है, कंप्लीट किए रहिएगा आपकी में। और आपकी में फिर से ऐसे ही क्वेश्चन हम जीएसटी से रिलेटेड जब कल पढ़ा लेंगे तब देंगे, ठीक। अभी हम एंड करते हैं यहीं पे, चलिए बाय बाय।